स्टूडेंट्स, आई एम सी एन ओजर श्रॉफ और आज के इस लेक्चर में हम लोग CA इंटर सितंबर 2026 एग्जामिनेशंस के लिए आपका जो पेपर 3B है दैट इज़ GST, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो अमेंडमेंट्स लेक्चर है ये हमारे जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो स्टूडेंट्स मई 2026 एग्जामिनेशंस में अनसक्सेसफुल रहे हैं उनके लिए भी ये अमेंडमेंट लेक्चर है। अब आप देखोगे तो ICAI ने 20 पेजेस का एक अमेंडमेंट फाइल, ठीक है, सितंबर 26 एग्जामिनेशंस के लिए अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, पर उसके अंदर मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मई 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल थे और वो सारे अमेंडमेंट्स हमने, ठीक है, ऑलरेडी पिछली बार एक अमेंडमेंट लेक्चर रखा था उसके अंदर वो सारे अमेंडमेंट्स करवा दिए हैं। तो ये जो अमेंडमेंट लेक्चर है उसमें इस बार जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ वही हम डिस्कस करने वाले हैं जो सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए जो स्पेशली नए अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही अमेंडमेंट्स हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बस 2 ही अमेंडमेंट्स हैं जो मई 26 तक अमेंडमेंट्स थे। अगर आपने वो सब पढ़े हुए हैं तो सितंबर 26 के लिए GST में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी से अमेंडमेंट्स हैं। तो चलिए फटाफट हम इन अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है दैट इज़ इन द चैप्टर ऑफ ITC। ये जो अमेंडमेंट फाइल्स मैंने तैयार की है वो अमेंडमेंट फाइल इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अटैच कर ली है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है दैट इज़ इन द चैप्टर ऑफ ITC। ITC का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर पहला ये अमेंडमेंट जो है वो हुआ है, ठीक है। क्या है ये अमेंडमेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। हम सब ने रूल 86B पढ़ा हुआ है। रूल 86B आपको याद है, जो अपने को ये कहता है कि मिनिमम 1% आउटपुट टैक्स आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। और ये किसको लगता है? बड़े बड़े सप्लायर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं को लगता है, जिनका एक महीने का टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाता है। ऐसे बड़े बड़े सप्लायर्स को ही ये रूल 86B जो है वो अप्लाई करता है। तो रूल 86B हम सब ने पढ़ा हुआ है। फिर रूल 86B के अंदर 5 एक्सेप्शंस भी, 4 एक्सेप्शंस हैं जो उसके अंदर दिए हुए हैं। यस, टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं रूल 86B के अंदर, वो भी हमने पढ़े हुए हैं कि कहाँ पे ये रूल 86B नहीं लगेगा। अब ये जो एक्सेप्शंस है ना रूल 86B के, उसके अंदर एक नया पॉइंट आया है। तो ये जो नया पॉइंट आया है, ठीक है, वो अपने पढ़ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यू एक्सेप्शन हैज बीन इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2026। एक नया एक्सेप्शन आया है रूल 86B के अंदर। नाउ क्या है ये एक्सेप्शन? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो इन लोग कह रहे हैं कि अब वैल्यूएशन जो होता है ना, GST के वैल्यूएशन रूल्स, उसमें एक नया रूल आया है रूल 31D करके। नाउ ये रूल, वैल्यूएशन रूल्स इंटर के सिलेबस में नहीं है। ओके, सो आपको ये सब वैल्यूएशन रूल्स के बारे में पता नहीं है, पर एक नया रूल आया है रूल 31D करके। ये नया रूल क्या कहता है कि पान मसाला प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सिगरेट्स इंक्लूडिंग ई-सिगरेट्स, वेप्स, ठीक है, एंड अदर निकोटिन प्रोडक्ट्स फॉर इनहेलेशन, ये सब पे ये रूल 31D लगता है। किस पे लगता है ये रूल 31D? पान मसाला पे, टबैको प्रोडक्ट्स पे, सिगरेट्स, ई-सिगरेट्स, ठीक है, और जो भी ऐसे निकोटिन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये रूल 31D लगता है। और ये रूल 31D क्या कहता है कि जो इस टाइप के ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको GST भरना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल सेल्स प्राइस। किसके ऊपर GST भरना पड़ेगा? रिटेल सेल्स प्राइस, मतलब MRP पे। आप जानते हो कि, ठीक है, काफ़ी प्रोडक्ट्स के पीछे MRP होती है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको गवर्नमेंट हाई रिस्क प्रोडक्ट्स कह रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कि इनमें हमने देखा है बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हो रहा है। सो गवर्नमेंट ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली एक रूल लेके आया है, रूल 31D, और गवर्नमेंट ने ये लिखा कि अब से इन प्रोडक्ट्स के ऊपर GST कैसे भरा जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल सेल्स प्राइस।
ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एमआरपी इनके ऊपर जीएसटी भरा जाएगा। अब इनके ऊपर कैसे जीएसटी एग्जैक्टली भरा जाएगा वो अपने सिलेबस में नहीं है। यहां पे इन लोगों ने एक पॉइंट दिया है कि अगर आप एक सप्लायर हैं और आप ये सब पान मसाला प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स और ये सारी चीजें बेचते हो जिसके ऊपर रिटेल सेल्स प्राइस के हिसाब से आपने जीएसटी पे किया हुआ है, तो भले आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाता हो, आपको रूल 86B नहीं लगेगा और जो मिनिमम 1% अमाउंट कैश लेजर से पे करना होता है वो वाला पॉइंट आपको नहीं लगेगा। सो यहां पे ये एक्सेप्शन एकदम सिंपल है कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर रूल 31D लग रहा है और आपने रूल 31D के हिसाब से रिटेल सेल्स प्राइस के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है, तो भले आपका मंथली टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज का 50 लाख से ऊपर जाता हो, आपको रूल 86B नहीं लगेगा और मिनिमम 1% अमाउंट कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, ये वाला रूल आपको नहीं लगेगा। बस ये सिंपल सा अमेंडमेंट है। ओके, पर यहां पे लिखा अदर देन मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप पान मसाला, टबैको प्रोडक्ट, सिगरेट्स ये सब मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको ये एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी, ठीक है, ये रिटेल, भले आपने रिटेल सेल्स प्राइस के बेसिस पे ये सब प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भरा होगा, पर आपको तो रूल 86B लगेगा और आपको मिनिमम 1% अमाउंट कैश लेजर से भरना पड़ेगा, ये वाला रूल लगेगा। मैन्युफैक्चरर को ये एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। किसको लाभ मिलेगा? ट्रेडर्स को मिलेगा, ठीक है, होलसेलर्स को मिलेगा, इन सबको, ठीक है, इसका बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ओके बच्चा लोग, सो ये ध्यान रखना कि इस टाइप का एक एक्सेप्शन आया है। अगर आपने रिटेल सेल्स प्राइस के बेसिस पे जीएसटी भरा हुआ है तो फिर, ठीक है, आपको रूल 86B जो है वो नहीं लगेगा। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको तो रूल 86B फॉलो करना है। इन प्रोडक्ट्स के जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको रूल 86B नहीं लगेगा अगर इन्होंने रिटेल सेल्स प्राइस के बेसिस पे जीएसटी भरा हुआ है। बस ऐसा सिंपल सा, ठीक है, ये एक्सेप्शन आया है रूल 86B के अंदर। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा अमेंडमेंट आया है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट आया है? रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। नाउ क्या अमेंडमेंट आया है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, अब ये समझ लो, ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। भाई रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम आया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। नाउ आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है कि अपने को, ठीक है, REG1 फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, फिर आधार ऑथेंटिकेशन करना है, फिर गवर्नमेंट क्या कर रखा है आजकल कि सबका हम तो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं आपकी प्रीमाइसिस का, और ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और फिर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है भाई, 20-25 दिन 30 दिन, ठीक है, लग जाता है रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने में। तो ठीक है, गवर्नमेंट ने फिर ये देखा कि भाई जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, सबके केस में इतना डिटेल में चेक करके फिर रजिस्ट्रेशन दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट एक नया, ठीक है, स्पीडी रजिस्ट्रेशन, या इसको हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक प्रोसेस लेके आया है। एक्चुअली इसका लीगल नाम है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। क्या नाम दिया इन लोगों ने इसका? इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक काम करो, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हम आगे समझेंगे, उन छोटे छोटे बिजनेसेस को क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, हम उसी टाइम पे पूछेंगे कि तुमको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। अगर आपने सिलेक्ट किया कि यस मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम चाहिए, तो आपको क्या करना है, सब ऑनलाइन सारा डिटेल्स देना है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप अप्लाई करो, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, दैट इज सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन।
नो डाउट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एकदम स्पीडी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा खाली 3 वर्किंग डेज में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है आपके? तो गवर्नमेंट ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आया है ऐसे लोगों के लिए जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जिनका प्रोफाइल एकदम लो रिस्क प्रोफाइल है। तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप अप्लाई करो, आधार ऑथेंटिकेशन करो आपका, और ठीक है 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इन लोग लेके आए हैं। ओके, पर इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चलिए हम 1 बाय 1 इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला इन लोगों ने एक नया रूल इंसर्ट किया, रूल 9 कैपिटल ए। ओके, और ये रूल 9 कैपिटल ए क्या लिखता है? ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, हमारा जो सिस्टम होगा ना, ठीक है, जीएसटी का सिस्टम वही सब चेक कर लेगा, सब बराबर होगा तो तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। सो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली बट फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट्स। ठीक है, ये बेनिफिट सिर्फ लो रिस्क एप्लीकेंट्स को ही मिलेगा। समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्या लिखा इन लोगों ने? एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8। नॉर्मली सब लोग जो REG1 भरते हैं तो वो सब रूल 8 के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने रूल 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या रूल 12 के अंदर अप्लाई किया है, रूल 12 मतलब आपने TDS या TCS, GST में जो TDS TCS है उसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या तो आपने रूल 17 में अप्लाई किया है, मतलब आप फॉरेन एम्बेसी है, यूनाइटेड नेशंस है और आपको वो UIN नंबर चाहिए। तो जिन्होंने भी ये 3 ठीक है रूल्स के अंदर अप्लाई किया है, तो इन लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना, ठीक है, वो पहले तो क्या करेगा, इनका प्रोफाइलिंग करेगा। और सिस्टम अगर ये कहता है, सिस्टम डेटा एनालिसिस करेगा और सिस्टम के अंदर जो रिस्क पैरामीटर्स है उस बेसिस पे हम ये एप्लीकेंट का प्रोफाइल एनालिसिस करेंगे। और अगर सिस्टम ये कहता है कि ये लो रिस्क एप्लीकेंट है, मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन लो रिस्क एप्लीकेंट है, तो ऐसे केस में ठीक है उसको रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली ग्रांट कर दिया जाएगा। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और विद इन 3 वर्किंग डेज उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ओके, तो ऐसा एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है, ओनली एंड ओनली फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट्स। ठीक है, ये बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा, जो लो रिस्क एप्लीकेंट्स हैं उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। ओके बच्चा लोग, नाउ सुनो, दिस रूल ओवरराइड्स रूल 9। रूल 9 जो नॉर्मल रूल है उसको ये ओवरराइड करता है। सो रूल 9 वाला वो सब जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो सब यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। सो देखो क्या लिखा कि इफ द सिस्टम्स डेटा एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट एल्गोरिदम्स, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर है, क्लासिफाइज द एप्लीकेंट एज लो रिस्क, ही विल बी ऑटोमेटिकली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज बाय द कॉमन पोर्टल। GST पोर्टल पे ही ठीक है आपको ऑटोमेटिकली 3 वर्किंग डेज में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ओके, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग हैज सम प्रोज एंड कॉन्स। अब गवर्नमेंट इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, फटाफट आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, तो भाई थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी रखे होंगे, आपको उन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ेगा, तो ही आपको ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलेगा। नाउ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अच्छे हैं रिस्ट्रिक्शंस, कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, लोग ये रिस्ट्रिक्शंस ईजिली फॉलो करके ये लो रिस्क एप्लीकेशन के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, क्या है रिस्ट्रिक्शंस? तो देखो, सबसे पहला लिखा एलिजिबिलिटी। भाई कौन ठीक है इसके लिए एलिजिबल होगा? तो इन लोग कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, कोई भी पर्सन जो रूल 8 के अंदर अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब ठीक है एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए।
अब आप देखोगे ऊपर तो इन लोगों ने रूल 12 भी लिखा था, रूल 17 भी लिखा था, तो हाँ भाई वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ये रूल 14A जो सिस्टम समझा रहा है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बात किसको अप्लाई करेगी, जो रूल 8 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को अप्लाई करेगी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो लिखा है कि कोई भी पर्सन जो रूल 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो पर्सन एलिजिबल है, ठीक है। बट मेन रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, ₹2.5 लाख पर मंथ। नाउ ये ध्यान रखना, तो ही आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो पॉइंट ये है कि अपना जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना, बच्चा लोग अपने हर महीने सप्लाई करेंगे हम कुछ, ठीक है, हम हर महीने जो सप्लाई करेंगे उस बेसिस पे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो आपका एक महीने का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख या उसके अंदर अगर रह रहा है तो ही आप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं आपकी तो एक महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ना जब मैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बोलता हूं तो मैं ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो नेट कैश लेजर से भरने का आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो एक महीने में 2.5 लाख से ज्यादा रहने वाला है, तो फिर मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है और मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक महीने की 2.5 लाख या उसके अंदर रह रही है, देन आई शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। पर अब ये ध्यान से पढ़ना, ऐसा लिखा है कि इफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, ये जो 2.5 लाख की लिमिट है इसमें सिर्फ आप जो B2B सप्लाई करते हो, आप जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो उन्हीं को कंसीडर करना है ना। सुनो, ऐसा हो सकता है कि मैं तो देखो कुछ मैं रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई करूंगा, कुछ अनरजिस्टर्ड लोगों को भी सप्लाई करूंगा। अब जो रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई किया है मैंने, उसमें मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2 लाख आ रही है, और जो अनरजिस्टर्ड लोगों को मैंने सप्लाई किया उसमें मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख आ रही है। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि ठीक है टोटल मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख है। पर वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जो रजिस्टर्ड लोगों को आपने सप्लाई किया है उसके अंदर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या थी, 2 लाख थी, वो 2.5 लाख के अंदर है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ जो आपके B2B ट्रांजैक्शंस है, सिर्फ जो आपने रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई किया है उसी को आपको कंसीडर करना है ये 2.5 लाख के अंदर। सो आपका एक महीने का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, अगर वो 2.5 लाख या उसके अंदर रहता है तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, वरना आपको ठीक है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही करवाना है। नाउ ऑब्वियसली ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो जो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो नया रजिस्ट्रेशन लेंगे उन सब के लिए ये सब बातें हैं। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? वैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है ये 1/11/2025 से गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। ओके, सो ध्यान रखना कि आपका जो B2B सप्लाईज है उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख या उसके अंदर रहना चाहिए, तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। एंड तीसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, आपको कंपलसरी आधार ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि मैं तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करूंगा, गवर्नमेंट मुझे ऑल्टरनेट रास्ता चाहिए, वो सब नहीं चलेगा। जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं वही लोग ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल करो तो आप ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ अगर ये तीन कंडीशंस मैं फुलफिल कर रहा हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट कर लूंगा कि यस मेरे को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, पोर्टल पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और कोई फिजिकल वेरिफिकेशन होगा नहीं और मुझे 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बस सिंपल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। पर एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एक स्टेट में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। नाउ नॉर्मली तो आप जानते हो कि जीएसटी में अलग स्टेट में अपने को अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो तो यहां पे भी मिलेगा, पर आप जानते हो कि हम एक ही स्टेट में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं।
पर जो पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन लिया है उसको एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। पर अगर मुझे चाहिए तो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में, तो फिर एक काम करो, अभी आपका देखो, अभी आपको एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए तो ले लो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। फिर फ्यूचर में आपको एक ही स्टेट में ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, तो आपको ऑप्ट आउट कर देने का, आप ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन से बाद में विड्रॉ कर सकते हो और एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। पर अगर आपको पहले से ही ऐसा है कि नहीं मेरे को तो एक स्टेट में ज्यादा ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के अंदर भैया ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाएगा कैन हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, सो ये चीज याद रखना, आपको एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एंड ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है। एंड जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया वहां से 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यही है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन करोगे उसी दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई ऐसा माना जाएगा और वहां से 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पर अब स्टूडेंट्स आगे आ रहा है पॉइंट विथड्रॉवल फ्रॉम द ऑप्शन। नाउ सुनो, मेरा बिजनेस नया नया था, छोटा बिजनेस था मेरा, 1 महीने में जो रजिस्टर्ड पर्सन्स को मैं बेचता हूँ वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख के अंदर रहने वाली थी, तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, मस्त बिजनेस चल रहा था। पर अब मेरा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है और मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो रजिस्टर्ड पर्सन्स वाली है वो 2.5 लाख से ऊपर जा रही है, या मुझे एक ही स्टेट में अब एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो क्या करूं? मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन लिया तो पूरी लाइफ ठीक है, इसके कारण आप रिस्ट्रिक्शन में ही रहोगे। आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट मेरे को अब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन विड्रॉ करना है। ओके, तो आप विड्रॉवल के लिए अप्लाई करो, गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा और अप्रूव कर देगा कि ठीक है तुमको हम इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के बंधन से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा कि अब ठीक है उन लोग क्या करेंगे कि ठीक है अब आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन में से फ्री कर दिया, अब आप चाहो तो ठीक है 1 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा का जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो भी चलेगा, आपको एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो देखो यहां पे लिखा विड्रॉवल फ्रॉम द रूल, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑप्शन ही हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। गवर्नमेंट ने इसका फॉर्म दिया हुआ है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर आप एप्लीकेशन करके ये स्कीम में से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पर आपको ये विड्रॉवल तभी करने दिया जाएगा इफ यू हैव फर्निश्ड ऑल योर रिटर्न्स, ठीक है। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला था वहां से लेके जिस दिन आप ये विड्रॉवल कर रहे हो कि अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में से विड्रॉ करना है, तो वहां तक जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस ड्यू हुए हैं वो सारे के सारे आपके बराबर फाइल्ड होने चाहिए। सभी रिटर्न्स अगर आपने फाइल किए होंगे तो ही इन लोग आपको विड्रॉ करने देंगे ये स्कीम में से, नहीं तो विड्रॉ नहीं करने देंगे। और दूसरी बात कि नो कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट सच पर्सन। आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन तभी विड्रॉ करने देंगे अगर आपका कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन प्रोसीडिंग चालू नहीं हुआ हो। अगर आपकी कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स इन लोगों ने चालू कर दी है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में से विड्रॉ नहीं करने देंगे। पॉइंट समझ में आया ना? सो अगर आपको एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आप ये स्कीम में से विड्रॉ कर सकते हो सिंपल सा फॉर्म भर के। पर याद रखना 2 कंडीशन है, अभी तक के सारे रिटर्न्स जीएसटी के रिटर्न्स आपके फाइल्ड होने चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन प्रोसीडिंग चालू नहीं हुआ होना चाहिए, तो ही आप विड्रॉवल कर सकते हो, नहीं तो आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। ओके, और चलो मान लो कि ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल्ड है और आपने विड्रॉवल के लिए अप्लाई किया,
तो इन लोग आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, सब बराबर होगा तो अप्रूव कर देंगे। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपका विड्रॉ हो गया। इसका मतलब क्या कि अब इन लोग क्या करेंगे, चाहे तो ठीक है इन लोग आपके यहाँ पे आके अब फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ठीक है आपको जो नंबर दिया था वो अपना कंटिन्यू होगा। आपको जो जीएसटी नंबर दिया था पहले वही नंबर रहेगा, पर अब इन लोग क्या कर सकते हैं, फिर डिटेल में वेरिफिकेशन आपका कर सकते हैं। तो जब भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन विड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ठीक है इन लोग क्या करेंगे, इसको अप्रूव कर सकते हैं कि भाई सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ओके अप्रूव्ड, आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से हम फ्री कर रहे हैं। और अब फिर उन लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखो आगे वही लिखा है कि जैसे ही आप ठीक है ये स्कीम में से विड्रॉ करोगे, इन लोग आपके ऊपर रूल 8 सब रूल 4A लगा सकते हैं। विच मीन्स ठीक है इन लोग आपको कह सकते हैं कि चलो ठीक है आधार ऑथेंटिकेशन करो, अब वो तो आपका हुआ ही होगा, पर इन लोग आपको कह सकते हैं कि हमको लग रहा है कि तुम्हारे केस में वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी करना चाहिए, तो वो इन लोग तुम्हारे ऊपर लगा सकते हैं। तो जब आप ये स्कीम में से विड्रॉ करोगे, देखो आगे कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर द प्रोविजंस ऑफ रूल 8 सब रूल 4A रिलेटिंग टू आधार नंबर और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, टेकिंग फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करना, ये सब वो आपके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, वो 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया था। 2-3 साल आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे चला। अब आप बोलते हो कि मेरे को तो ये ऑप्शन से विड्रॉ होना है, तो विड्रॉ कर सकते हो, पर फिर उनको अगर लगा तो उन लोग वो जो नॉर्मल रूल 9 वाला जो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सब आपके ऊपर लगा सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। नाउ जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना विड्रॉवल के लिए, इन लोग आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देंगे कि ओके हमने आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन रिसीव की है। फिर ठीक है द एप्लीकेशन फाइल फॉर विड्रॉवल शैल बी ड्यूली वेरीफाइड, उन लोग चेक करेंगे कि हाँ क्या इसको विड्रॉवल अलाउ करना चाहिए, और जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन चेक करने के बाद या तो आपको विड्रॉवल करना अलाउ करेगा या तो वो आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं करना है अलाउ। क्यों? क्योंकि शायद आपके कोई रिटर्न भरने बाकी होंगे या दूसरा कोई लोचा होगा, तो उन लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो जिस महीने में आपकी ये विड्रॉवल की एप्लीकेशन अलाउ की उसके सक्सीडिंग मंथ से आप ठीक है मंथली 2.5 लाख से ज्यादा का वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपना दिखा सकते हो। जिस महीने में आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन अप्रूव की उस महीने में नहीं, ठीक है, उसके सक्सीडिंग मंथ में फर्स्ट डे से आप क्या कर सकते हो, मंथली 2.5 लाख से ज्यादा का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखा सकते हो। सो अगर आपको लग रहा है ना कि अब आपका मंथली 2.5 लाख से ज्यादा का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जाने वाला है, तो पहले ही अप्लाई कर देना और ये विड्रॉवल करवा देना ये स्कीम में से, क्योंकि जिस महीने विड्रॉवल करोगे उस महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो 2.5 लाख के अंदर ही रहनी चाहिए, उसके सक्सीडिंग मंथ से आप 2.5 लाख से ज्यादा की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखा सकते हो। तो यही बात ठीक है ये 2 पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है। ओके बच्चा लोग, ये दोनों पॉइंट्स में यही बात लिखी है। नाउ आगे कह रहे हैं कि वेयर द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन इनिशिएटेड। हाँ देखो काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से विड्रॉवल की एप्लीकेशन फाइल की, तो आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई, इन्होंने अप्रूव भी कर, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली कि ओके ठीक है चलो देखते हैं कि आपको ये ऑप्शन विड्रॉ करने देना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन प्रोसीडिंग चालू कर दिया। अभी आपकी विड्रॉवल एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई थी, खाली सबमिट हुई, और ठीक है उसके बाद इन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसलेशन प्रोसीडिंग चालू कर दिया है, तो फिर आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। देखो इन लोग कह रहे हैं कि इफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन इनिशिएटेड बाय द ऑफिसर आफ्टर द विड्रॉवल एप्लीकेशन, आपने विड्रॉवल एप्लीकेशन की उसके बाद उन्होंने आपका कैंसलेशन का प्रोसीडिंग अगर चालू कर दिया है, देन द विड्रॉवल एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, आपकी विड्रॉवल एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन वाला ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं करने देंगे।
सो आपकी एप्लीकेशन के बाद भी अगर उन लोग कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे तो आपकी विड्रॉवल की एप्लीकेशन फॉर श्योर रिजेक्ट ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप का पॉइंट है। और अब इस रूल के अंदर लास्ट पॉइंट दिया है कि वेयर देर इज एनी चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सच पर्टिकुलर शुड बी अमेंडेड बिफोर एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल। देखो, मैंने जब रजिस्ट्रेशन लिया था इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, तो मैंने उस टाइम पे कुछ डिटेल्स दी होगी। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन से विड्रॉ करना चाहता हूं। इन लोग बोल रहे हैं रुको, पहले विड्रॉवल मत करो। जब रजिस्ट्रेशन लिया था तब जो डिटेल्स दी थी, अगर उनमें कोई भी चेंज हुआ है, आपका एड्रेस चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, तो पहले वो सब अमेंड कर दो और सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फीड कर दो अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर और फिर विड्रॉवल के लिए अप्लाई करो। तो जब रजिस्ट्रेशन लिया था तब जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, अगर उनमें कोई भी चेंजेस आए हैं तो पहले उनको अमेंड करो और अमेंड हो जाए उसके बाद विड्रॉवल की एप्लीकेशन फाइल करो। ओके, तो बस बच्चा लोग इस टाइप का सिंपल से, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं। बस 2 ही अमेंडमेंट हुआ है फॉर सितंबर 26 एग्जाम। एक तो वो रूल 86B में नया एक्सेप्शन आ गया है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आ गया है जीएसटी के अंदर। 2 ही सिंपल से अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो कोई अमेंडमेंट्स का लोड नहीं, इतना सिंपल सा पढ़ के जाना है। ये 2 अमेंडमेंट्स पढ़ के जाना। अमेंडमेंट्स हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी एग्जाम के लिए। फोकस रहिएगा बच्चा लोग, कॉन्फिडेंस रखिएगा अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस खास कीजिएगा, पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, इनके बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास में जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हमने दिए हैं सक्सेस के लिए, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड ठीक है, अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है सबको। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। उम्मीद है कि आप सब एग्जाम ज़रूर पास करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे और सब शान से सीए फाइनल में आ जाएंगे। सो गुड बाय एवरीवन। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये अमेंडमेंट्स लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं।